नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्णमाला। यह टॉपिक हिंदी व्याकरण का आधार स्तंभ या रीढ़ माना जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, वर्णमाला वर्णों का निश्चित क्रम होता है, यानी कि वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला को समझने के लिए कुछ शब्दावली को समझना काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। देखिए, भाषा क्या होती है? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करता है, उसका माध्यम भाषा ही होती है। भाषा के माध्यम से ही वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। एक शब्दावली आती है लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने का तरीका या ढंग लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, या कहें कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसलिए अब ये सीधा सीधा पता चल गया हमें कि हिंदी भाषा है और देवनागरी लिपि है। देखिए दोस्तों, प्रत्येक भाषा के विकास का एक क्रम होता है, अर्थात भाषा को एक स्तर पर पहुंचने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में क्या क्या स्थान, क्या क्या इकाइयाँ काम आती हैं, वो ज़रा हम देखते हैं। किसी भी भाषा के विकास में ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और यही इनका क्रम है। जैसे भाषा का जो मौखिक रूप है वो ध्वनि कहलाता है, यानी ध्वनि के रूप में भाषा प्रचलित होती है। और जब उन ध्वनियों को हम रूप, रंग, आकार देते हैं तो उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। देखिए दोस्तों, ध्वनि भाषा का मौखिक रूप होती है, जबकि वर्ण, शब्द और वाक्य भाषा का लिखित रूप होते हैं। देखिए, हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि भाषा की मौखिक या अलिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी या लघुतम इकाई है। ठीक है, यानी कि ध्वनि की जो बात है हम, तो मौखिक या लिखित रूप होता है ये। ठीक है, और ध्वनि चिन्हों को जब हम, क्योंकि हम सभ्य समाज में रहते हैं, केवल ध्वनि चिन्हों से हमारा काम नहीं चलता है। ध्वनि से हमें इनको लिखित रूप के प्रयोग की ज़रूरत पड़ती है, और भाषा का सबसे छोटा जो लिखित रूप है वो वर्ण कहलाता है, या कहें कि इन ध्वनि चिन्हों का ही लिखित रूप वर्ण कहलाता है, जो कि भाषा की लघुतम इकाई है। इनको लिपि चिन्ह या ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, शब्द, इसके विकास क्रम में अगला शब्दावली है शब्द या पद। शब्दों को पद भी कहा जाता है। सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं ये शब्द। ठीक है, परिभाषा अगर अपन चाहें तो विशिष्ट वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और जब इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे पद कहा जाता है, क्योंकि वाक्य संरचना में उस शब्द की एक स्थिति या पद बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कि या तो वो कर्ता बन जाएगा, या कर्म बन जाएगा, या क्रिया बन जाएगा, क्योंकि वाक्य संरचना में हिंदी में तीनों महत्वपूर्ण है, कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, जैसे एक वाक्य है यहाँ पे, राम घर जाता है। अगर अपन इस राम की बात करें, क्योंकि वैसे तो ये शब्द ही है, पर जब इसका पूरे वाक्य में प्रयोग किया तो अब इनको हम पद कह सकते हैं, पद कहेंगे। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इस जाना क्रिया का कर्ता है, तो इसलिए ये पद कहा जाएगा। इसलिए दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि शब्द भाषा की सार्थक इकाई होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। वाक्य। देखिए, शब्दों से अगली बड़ी इकाई होती है वाक्य। वाक्य भावों या भावनाओं या विचारों की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुतम इकाई है। अगर किसी व्यक्ति को अपनी भावनाएं, अपने विचार व्यक्त करने हैं तो उसको वाक्य संरचना का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, बिना वाक्यों के वो अपना जो अभिव्यक्ति है वो सही नहीं कर पाएगा सही तरीके से। परिभाषा है इसकी, विशिष्ट पदों या शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी क्रम में एक शब्दावली आती है अक्षर। अक्षर का आशय होता है न अक्षरः इति अक्षर, अर्थात वर्ण का वह रूप जिसके खंड या टुकड़े या क्षरण नहीं हो सकता उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ए, ई, उ, री, ये चारों मूल ध्वनियाँ हैं, इनके और खंड नहीं हो सकते। ठीक है, ये अक्षर कहे जाएंगे।
देखिए दोस्तों, इसी क्रम में व्याकरण, ठीक है, क्योंकि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्याकरण क्या होती है। तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भाषा से संबंधित कुछ शब्दावली थी जिसको वर्णमाला में उसकी ज़रूरत थी। अब हम थोड़ा देखते हैं आगे वर्णमाला। देखिए दोस्तों, वर्णमाला, वर्णों का निश्चित क्रम जैसा कि हमने पढ़ा। हिंदी वर्णमाला में 3 अंग होते हैं। पहले होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन और तीसरे वर्ण होते हैं अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह। ठीक है, इन तीनों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम स्वर लेते हैं। स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये इनका क्रम भी है और ये इनकी 11 इनकी संख्या है। देखिए दोस्तों, इन वर्णों को, क्योंकि ये व्यंजन के उच्चारण में मदद करते हैं, इसलिए इन स्वरों की मात्राएं भी होती हैं जो व्यंजन में काम आती हैं और व्यंजन में इन्हीं मात्राओं से इन स्वरों को पहचाना जाता है और उनका इन्हीं स्वरों से उच्चारण किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए की नीचे लिखा हुआ है कोई नहीं, अर्थात ए की कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। ठीक है, ये आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, इस तरह 10 मात्राएं। ए की मात्रा नहीं होने का मतलब ये है, जैसे इसके नीचे हमने क वर्ग के, ये मूल हलंत वाला ये मूल व्यंजन है कै, और जब इसमें हम ये मात्राएं लगाएंगे तो देखो इस प्रकार लगेंगी ये मात्राएं। जैसे ये क वर्ण है, इसमें कोई मात्रा नजर नहीं आ रही, इसका मतलब इसमें ए की मात्रा है। कैसे? जैसे ये क है, अगर इसका वर्ण विस्तार हम करेंगे, यानी कि इसके दोनों 2 वर्ण हैं इसमें, अब दोनों को हम जैसे अलग करेंगे तो एक तो निकलेगा हलंत वाला क जो कि व्यंजन है, इसके जस्ट बाद इसकी मात्रा, क्योंकि इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए की मात्रा, तो ए की मात्रा इसके सामने लिख देंगे हम। तो इस तरह ये वर्ण विस्तार इसको कहा जाता है। ऐसे ही का, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, ये ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क्री, इसको बोलेंगे क्री, के, कई, को, कऊ। ठीक है, इस तरह इनका उच्चारण करेंगे मात्राओं का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये कै में लगाने में मात्राएं बहुत आसान होती हैं, लेकिन जब रै वर्ण में ये मात्राएं लगती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। रै में ए की मात्रा रै, रा, री, री, रु, रू। देखिए, एक तो सबसे पहले तो ये ध्यान देने की बात है, ये रै में जो मात्रा लगी हुई है उसको ध्यान रखना है हमें। ये रै वर्ण है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा सिंपल लगी हुई है, और ये बड़े ऊ की मात्रा जब लगानी है तो ये गांठ वाली मात्रा इसमें आएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। ये रै, यहाँ पे एक क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब जैसे हमने क्री, कै में री की मात्रा लगाई, ये री है, ये इसकी मात्रा है, और ये कै में इस तरह लगाई हमने, लेकिन रै में ये री की मात्रा लगाने का कोई नियम नहीं है। कहाँ लगाएंगे? नहीं लगेगी, क्योंकि रै और री दोनों एक साथ कभी प्रयुक्त नहीं होते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे 2 शब्द दिए हुए हैं, ये श्रृंगार, ये भी श्रृंगार है, लेकिन ये सही है और ये गलत है। मोस्टली लोग ऐसे लिखते हैं, शब्द शुद्धि में ये सवाल आता है। देखिए, इसको जब अपन वर्ण विस्तार करेंगे तो श, ये श में री का मतलब होता है श तालव्य श प्लस ये री। ठीक है, यानी कि श के बाद में सीधा केवल री की मात्रा है, फिर ये अनुस्वार है, ये गे में आ की मात्रा, और ये रहा श्रृंगार। लेकिन यहाँ इस वाले श्रृंगार गलत जो शब्द है, इसमें कैसे खोलेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसको हम खोलेंगे तो विस्तार करेंगे तो श के बाद में रे और रे के बाद में ये री ऐसे नजर आएगा, और क्योंकि रे और री एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं इसलिए ये श्रृंगार गलत है। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे चलते हैं। जैसे रे, रई, रो, रौ, इस तरह ये मात्राएं रे में लग जाएंगी, थोड़ा ध्यान देने की चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, ये 11 स्वर और उनकी मात्राएं। ठीक है, अब देखिए स्वरों के भेद दिए गए हैं, ये इनका किस आधार पर भेद बताए गए हैं। ये 2 भेद हैं यहाँ पे, ह्रस्व और दीर्घ। ये उच्चारण काल के आधार पर इनके भेद बताए गए हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है ए, ई, उ, री, इनकी संख्या 4 होती है। इनके उच्चारण में समय कम लगता है अपेक्षाकृत दीर्घ स्वरों के, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनके और भी नाम है, जैसे मूल स्वर, अक्षर स्वर,
अखंडित स्वर, लघु स्वर, एक मात्रा वाले स्वर। ठीक है। दूसरा विभाजन है इसका दीर्घ स्वर, यानी कि इनके उच्चारण में समय अपेक्षाकृत ज़्यादा लगता है, यानी ह्रस्व स्वरों से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जैसे आ है ना, ए में तो अ, लेकिन आ में आ, इस तरह समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है। आ ई उ ए ऐ ओ औ, इस तरह इनकी संख्या 7 है दीर्घ स्वरों की। इनके अन्य नाम है संयुक्त स्वर, संधि स्वर, गुरु स्वर, देखिए मिश्रित स्वर, खंडित स्वर और दो मात्रा। खंडित का मतलब यहाँ पे कि इनके और खंड किए जा सकते हैं, खंडित हैं मतलब खंड किए जा सकते हैं। इनको अखंडित स्वर कहा जाता है क्योंकि इनको इनके खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे गुरु भी लिखा, तो यहाँ में हमें ध्यान रखना है ग में कौन सी मात्रा है, ये देखिए ये ग वर्ण है हलंत वाला, इसमें मात्रा छोटे ऊ की मात्रा है। ठीक है। बड़े ऊ की नहीं लगेगी इसमें। अगर अपन ऐसे लगाएंगे इस मात्रा को यूं, तो ये गुरु गलत हो जाएगा। ये छोटे ऊ की मात्रा इसमें लगेगी, ग में छोटे ऊ की मात्रा, ये सही है। ठीक है। इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। ये दीर्घ स्वरों का एक और उपविभाजन किया गया है, उसका क्या आधार है ये जरा हम देखते हैं। देखिए दीर्घ स्वरों का उपविभाजन है ये सम संयुक्त और विषम संयुक्त। सम संयुक्त, सम सम का मतलब होता है समान, यानी कि ये बड़ा आ ई उ ये और री, ये सम संयुक्त इसलिए हैं क्योंकि जैसे ये बड़ा आ बना, इसका मतलब है कि अब दो छोटे ए मिलाकर के ये बड़ा आ बना, यानी कि दो ह्रस्व मिलाकर के बड़ा दीर्घ स्वर बना। ऐसी बड़ी ई, ऐसी बड़ा ऊ, ऐसी बड़ी री। अब ये री यहाँ पे तो नहीं है इन स्वरों में, लेकिन इस संधि में काम आएगा, इसलिए यहाँ पे गोला लगा रखा है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ संधि स्वर हैं ये चारों। ठीक है। ऐसी विषम संयुक्त, इसमें गुण संधि और वृद्धि संधि स्वर आएंगे ए ओ ऐ औ। ठीक है। ये आर संधि में प्रयुक्त होगा, इसलिए इसको हम वहाँ भी समझेंगे। यहाँ पे केवल ए ओ ऐ औ। अब ये गुण संधि, इनको विषम संयुक्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ए जो बना है भाई, ए से तो आ बना, ई से बड़ी ई बना, ऊ से बड़ा ऊ बना और री से बड़ी री बना, लेकिन ए के लिए हमें असमान वर्ण लेने पड़ेंगे। जैसे एक तो ए और कोई भी दूसरा वर्ण ई ले लिया जैसे, तो ये ए बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ये चारों वर्ण असमान स्वरों से बनेंगे, विषम संयुक्त है, संयुक्त तो है पर विषम वर्णों के संयोग से बनेंगे, इसलिए इनको विषम संयुक्त कहा जाता है। देखिए अगला इसका, इसमें अब ये तो हो गए हिंदी वर्णमाला के स्वर 11। अब हिंदी वर्णमाला में एक और स्वर प्रचलित है जो अंग्रेजी भाषा से आया है। अंग्रेजी की जो ए ई आई ओ यू 5 ध्वनि है, 5 वोबल हैं स्वर, उनमें ओ ध्वनि जो है हिंदी में ले ली गई है। इसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये केवल अंग्रेजी के शब्दों में प्रयुक्त होता है, डॉक्टर, ऑफिस इत्यादि। ठीक है। इस तरह हमें इसको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अगर अपन वर्णमाला की बात करें तो एक तो हमने स्वर पढ़ा, दूसरा है व्यंजन, यानी कि दूसरा जो अंग है वर्णमाला का वो है व्यंजन। देखिए सबसे पहले इनमें स्वर स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ठीक है। इनका पहला जो वर्गीकरण है वो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, 25 इनकी संख्या है। ठीक है। वर्गीय इसलिए क्योंकि इनके वर्ग बने हुए हैं, यानी कि एक वर्ग में व्यंजनों की संख्या 5। देखिए जैसे इनके प्रथम अक्षर के नाम पे इनका वर्ग बना हुआ है, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, 5 वर्ग हैं, 25 व्यंजन हैं इसलिए। और हर वर्ग के इन व्यंजनों को, जैसे प्रथम व्यंजन है इसको बोला जाएगा प्रथम, इसको दूसरा, तीसरा, चतुर्थ और पंचम। ठीक है। ये हमें संधियों में, व्यंजन संधि में काम आएंगे। ठीक है। इनको बोला जाता है ये प्रथम, ये द्वितीय, ये सारे तृतीय, ये सारे चतुर्थ और ये सारे पंचम। ठीक है। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब देखते हैं हम जरा कि ये स्पर्श व्यंजन जो है या वर्गीय जो व्यंजन है, इनको वर्ग के प्रथम अक्षर के नाम से कहा जाता है। अब देखो इनमें 25 व्यंजन है, कैसे मैं तक। ठीक है। ये कैसे मैं तक हो गया, क ख ग घ ङ च च ज ज ञ ट ट ड ढ ण थ थ द ध न प फ व भ म। सबसे ज़्यादा समस्या आती है इन वर्णों के उच्चारण में, जो पंचम वर्ण है इनके उच्चारण में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। भाई इसमें तो दिक्कत नहीं आती है, तो ना, ये म, लेकिन यहाँ इसको सबको अणे खाली, अणे खाली, अणे खाली, इन सबको अणे खाली बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इस वर्ग का उच्चारण होता है अंगा, अंगा। ठीक है। ये दूसरा च च ज ज ञ, ये इसका उच्चारण होता है या के ऊपर जैसे चंद्र बिंदु लगा हो, या। और जो अणा खाली जो बोलते हैं वो ये वाला है। ठीक है। अणा खाली, तो ये हो गया अंगा,
ये हो गया या, ये हो गया ण, ठीक है। इस तरह ये 25 स्पर्श या वर्गीय व्यंजन है। अब देखते हैं इसी में वर्गीय व्यंजनों में ये जो च वर्ग है इसको स्पर्श संघर्षी वर्ग कहा जाता है, क्योंकि स्पर्श तो ये है ही, ठीक है। स्पर्श इसलिए क्योंकि इन सारे व्यंजनों को स्पर्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीव जो है मुख विभर में से जब इनका उच्चारण होता है तो मुख के बहुत सारे अवयव हैं, जैसे मूर्धा है, दंत है ना, ये कंठ है, इनका स्पर्श करती हुई हवा जो है बाहर निकलती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब चैबर को स्पर्श संघर्षी इसलिए कहा जाता है, स्पर्श तो है ही, संघर्षी क्योंकि इनके उच्चारण में संघर्ष करना पड़ता है, जैसे च, छ, ज, झ, इस तरह ये स्पर्श संघर्षी वर्ण है। देखिए ट वर्ग में ये 2 वर्ण हमने पढ़े ड ढ, इनमें बिंदी नहीं है, हलंती हलंत है, लेकिन यहाँ पे ये इनके 2 रूप प्रचलित है, ठीक है। इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब होता है बिजली की तरह झटके के साथ बोलना, ड, जैसे एक वर्ण बोलेंगे हम स ड क, ठीक है। तो ये देखो इसमें ये शब्द के प्रारंभ में कभी भी नहीं आते हैं उत्क्षिप्त वर्ण, ये शब्द के मध्य में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे ढक्कन लिखेंगे, क्योंकि ढक्कन से ये शब्द प्रारंभ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये वाला ढक्कन तो सही है, लेकिन अगर ये बिंदी लगा देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये सड़क में बिंदी आएगी नीचे, ठीक है, इसलिए ये उत्क्षिप्त वर्ण है दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े 25 और 2 इंच के ये वाले उत्क्षिप्त वर्ण हो गए, 27 हो गए कुल मिलाकर के। वैसे देखिए अब है अगला अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है यार अलावा, ठीक है। ये अंतस्थ इसलिए हैं क्योंकि अंतः का मतलब होता है मध्य में और स्थ का मतलब होता है स्थित, तो मध्य में स्थित। अब बात आती है किसके मध्य में, तो उत्तर ये है कि ये स्वर से निकली हुई ध्वनियां हैं और व्यंजन में काउंट होती हैं, इसलिए ये स्वर और व्यंजन के मध्य की ध्वनियां हैं, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। लेकिन ये हमेशा स्वरों के पक्ष में रहती हैं, इस स्वरों के पक्ष में रहने के कारण इनको यण स्वर कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जब अपन यण संधि पढ़ेंगे तब ये काम आएंगे, यह, ठीक है, यण स्वर, ठीक है। अगला है ऊष्म व्यंजन। 4 होती है इनकी संख्या। ऊष्म इसलिए क्योंकि इनके उच्चारण में ऊष्मा बाहर निकलती है, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स और है, ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद में आते हैं संयुक्त वर्ण, ठीक है। संयुक्त का मतलब है कि इनके वर्ण में कम से कम 2 वर्णों का संयोग है। देखिए क्ष, त्र, ज्य, श्र, ठीक है। क्ष में क और श, त में त्र में त और र, ज्य में ज और य, श्र में श और र, इन वर्णों का योग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे जो ये ज्य लिखा हुआ है इसको हम क्या पढ़ते हैं, ज्ञानी, जबकि ये गलत है इसका उच्चारण, क्योंकि इस वर्ण की शुरुआत होती है ज से होती है और ये य, इसलिए ये बनता है ज्ञ, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ज्ञानी, ठीक है। ऐसे हम इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपने ये देखा कि वर्णमाला में ये 25 तो होते हैं स्पर्श वर्ण वर्गीय व्यंजन, 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ये सारे व्यंजन मिलाकर के कुल व्यंजन हो गए ये 33 मूल व्यंजन, लेकिन ये इनको कहेंगे मूल, कुल नहीं, ये इनका योग तीनों का, यानी स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म मिलाकर के 33, इनको मूल व्यंजन कहेंगे, ठीक है। अगर अब देखिए इनको मूल इसलिए क्योंकि अब इनको संयुक्त व्यंजन को इसमें काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जैसे हमने क्षत्रिय की बात की, क्ष, ये क्ष क और श से बना है और क और श तो ऑलरेडी हमने इनमें काउंट कर लिए हैं, इसलिए दोबारा इनका काउंटिंग नहीं होगी, इसलिए मूल वर्ण नहीं माने जाएंगे, ये तो मूल व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो मूल व्यंजन 33, अगर इनमें 11 स्वरों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या हो जाती है 44। तो ये मूल वर्ण है। वर्ण का मतलब इसमें स्वर भी आ गए और इसमें व्यंजन भी आ गए। यहाँ पे मूल व्यंजन था, यहाँ पे मूल वर्ण है, ठीक है, ध्यान रखना है। 2 उत्क्षिप्त व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजनों को जोड़ करके इनकी संख्या 50 हो गई है। 2 अयोगवा अगर इसमें और जोड़ लेंगे, अयोगवा की चर्चा हम अभी करेंगे आगे, तो अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों अयोगवा मिल करके इनकी संख्या हो जाती है 52। अगर कोई पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है तो 52 है, ठीक है। स्वर, व्यंजन और अयोगवा आगे इसमें 11 स्वर, ठीक है, और व्यंजन आ गए, इसमें 2 अयोगवा आ गए, ठीक है, और बाकी के अपने ये 39 व्यंजन आ गए, ठीक है। 39 कैसे, 33 तो मूल व्यंजन प्लस 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, 35 और 4 संयुक्त व्यंजन, ये मिलाकर के टोटल हुए 39, ठीक है। तो ये
कुल 52 वर्ण हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगत व्यंजन, जैसे आगत स्वर ओ आया था, ऐसे ही कुछ व्यंजन भी हिंदी वर्णमाला ने अपनाए हुए हैं विदेशी भाषाओं से। देखिए क ख ग ज़ फा, देखिए ये सारे वर्ण वैसे तो हिंदी में भी चल रहे हैं, लेकिन इन वर्णों के नीचे एक बिंदी लगी हुई है जिसको कहते हैं नुक्ता। ठीक है, जैसे ये क के साथ में ये बंद लगा हुआ है तो ये नुक्ता है। हमारे यहाँ जो चलता है वो ये है। ठीक है, ये नुक्ता है। इसके उच्चारण में भी अंतर है। देखिए जैसे अपन एक शब्द लेते हैं ग, ये ऐसे लिखा जाता है गज़ल, उर्दू भाषा में गज़, ये ज़ वर्ण को लेते हैं हम इसमें। जैसे ये लिखा जाता है ग-ज़-ल, तो ये ऐसे बोलते हैं गज़ल, ज़। ठीक है, हमारे यहाँ सिंपल चलता है ज, ये होता है ज़, ये होता है ज। ठीक है, तो ये आगत व्यंजन है 5। ठीक है, विदेशी भाषा से हमारे हिंदी में आए हैं। अब अपन चर्चा करते हैं अयोगवा की। अभी अपने 2 अयोगवा काउंट किए थे, इनकी संख्या 2 होती है। इनको अयोग इसलिए क्योंकि ना तो स्वरों में शामिल है ना व्यंजन में, और वाह इसलिए क्योंकि ये ध्वनि का संचालन या वहन करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ध्वनियाँ हैं। ठीक है, इसलिए इनको अयोगवा कहा जाता है। देखिए आगे इसमें अयोगवा में पहला है अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार इस तरह, ये इसका चिन्ह है, ये ए के ऊपर ही लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा स्वरों के साथ ही लगते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है अयोगवा ध्वनियाँ हमेशा स्वरों के साथ या बाद ही प्रयुक्त होती हैं। व्यंजन, ये जैसे मैंने मान लो ये हलंत वाला व्यंजन बनाया और यहाँ अगर मैं विसर्ग लगा दूँ तो गलत है। जैसे मैंने ये हलंत वाला व्यंजन बनाया, यहाँ अगर बिंदी ऐसे अनुस्वार लगा दूँ तो ये गलत है। ठीक है, ये केवल क्योंकि इनमें स्वर नहीं है इसलिए गलत है। ऐसे अगर मैं लगाऊंगा सिंपल ऐसे, जब ये सही है क्योंकि यहाँ पे ए में एक कै में ए भी मिला हुआ है। ठीक है, ऐसी ये तो हो गया अनुस्वार। नासिक की ध्वनि है विसर्ग, ये ए के साथ में विसर्ग लगा हुआ है, इसकी ध्वनि है वर्ण के समान है, ये काकल्य ध्वनि है। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको अयोगवा। ठीक है, 2 होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, हमेशा स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वर्णों का वर्गीकरण, वैसे तो वर्णों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है, पर हमें सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है जो हमें संधि में काम आता है वो है पहला कि स्वर तंत्रियों में घर्षण, कंपन या गूंज के आधार पर। ठीक है, पहला है इसका सघोष या घोष वर्ण, दूसरा है अघोष वर्ण। सघोष वर्ण का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इनको मृदु या मीठे वर्ण भी कहा जाता है। देखिए 3, 4, 5 है। 3, 4, 5 का मतलब है वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण प्लस य, र, ल, व, ह और सारे स्वर, ये सभी सघोष या घोष वर्ण हैं, यानी कि इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जबकि इसके नीचे अयोग वर्ण, अघोष वर्ण। देखिए अघोष वर्णों में ये जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता या कम होता है उनको अघोष वर्ण कहा जाता है। देखिए ये वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, इसके साथ में तीनों शय आ गए, तालव्य शय, मूर्धन्य शय और दंत शय। इनकी संख्या कुल 13 होती है, जबकि सघोष वर्णों की संख्या 31 होती है। कुल मिलाकर के 31 और 13 कितने होते हैं? 44। 44 क्या था हमने अभी पढ़ा था, ये मूल वर्ण थे। ठीक है, तो यह मूल वर्णों के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया गया है। ये समझ में आ गया होगा आपको। ये स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज के आधार पर हमने वर्गीकरण पढ़ा था। ठीक है, ये स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर सघोष और अघोष। अब एक दूसरा और इसका आधार है, देखिए प्राण तत्व या प्राणवायु के आधार पर, यानी कि उच्चारण में लगने वाली प्राणवायु, हवा, सांस के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया, जिसमें पहला है अल्प प्राण वर्ण और दूसरा है महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण का मतलब होता है जिन वर्णों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम लगती है। वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और 5वां, और इसके अलावा य, र, ल, व इसमें है नहीं है, देखो है ना, सभी स्वर, इनकी संख्या 30 है। ये सारे अल्प प्राण व्यंजन हैं। इसके अलावा अगला है महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु, हवा की मात्रा ज़्यादा लगती है। वर्गीय व्यंजन का दूसरा, चौथा वर्ण, इसके साथ में तीनों शय और इसमें है भी है, तो ये 14, ऐसे मिलाकर के ये 44 वर्ण है, वो भी 44 थे। ठीक है, तो ये एक आधार है इनके विभाजन का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा वर्णमाला का। ठीक है, इस वर्णमाला में एक चीज़ और बच गई है, जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने इतनी देर धैर्य बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।